मेरे पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम सीधे इमारत से कूदने का चुना। भले ही 2.5 सेकंड बाद मेरा शरीर चकनाचूर हो जाता, फिर भी मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कूद पड़ा, क्योंकि 3 दिन बाद प्रलय आने वाली थी और हर व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता जागृत करने के लिए एक विशेष शर्त पूरी करनी होती थी। पिछले जीवन में मैं कोई क्षमता जागृत नहीं कर पाया था, इसलिए सबसे निचले स्तर के लोगों में भी सबसे निचले स्तर पर था। अंत में मुझे एक इमारत से नीचे धक्का दे दिया गया और मैं प्रलय के देवता का बलिदान बन गया। लेकिन इसी कारण मुझे क्षमताओं को जागृत करने का तरीका भी पता चल गया। अब जब मैं दोबारा जीवित हुआ हूं तो मैं निश्चित रूप से अपने शत्रुओं को रहस्य में दफना दूंगा। इस समय इस जीवन की सबसे ऊंची इमारत की छत पर मैंने शांति से एक सिगरेट जलाई और दोनों हाथ फैलाकर नीचे छलांग लगा दी। 2.5 सेकंड बाद क्षमता जागृत हुई। पापों का अनुसरण, आंसू के देवता की एसएसएस स्तरीय क्षमता। वे उन हत्यारों का प्रतिनिधित्व करते थे जिन्होंने कभी देव पाप किए थे और मैं उनकी शक्तियां प्राप्त कर सकता था। अहंकार, सुनहरे बालों वाला लाल सिंह, प्रभुत्व, ईर्ष्या, प्रलयकारी धूल घोड़ा, साहस, क्रोध, वज्र क्रोधित वानर, हिंसा, आलस्य, अमर सुअर पक्षी, उड़ान, लोभ, दिव्य भेड़िया, गति, अतिभोजन, गुरु भाई जूता चुराने वाला, निगलना, वासना, उजाड़ घाटी का काला ड्रैगन, दृढ़ता। अगले ही क्षण मेरे शरीर के भीतर से एक गूंजती हुई फुसफुसाहट निकली और मैं तुरंत हवा में तैरने लगा। फिर मैं सीधे एक बड़े उत्पादन कारखाने की ओर उड़ गया। प्रलय में 5 वर्ष जीवित रहने के कारण मुझे अच्छी तरह पता था कि उस समय सबसे अधिक मूल्यवान वस्तुएं वास्तविक हथियार और उपकरण होंगे। मैंने पहले से तैयार की हुई एक सूची कारखाने के मालिक को दी। इन सामानों को 3 दिनों के भीतर इस पते पर पहुंचा दीजिए। कारखाने के मालिक ने कठिनाई भरा चेहरा बनाया। सर, हमारे कारखाने का हर दिन का उत्पादन पहले से तय रहता है। आप अचानक इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं, 3 दिनों में पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनकर मैं हंसा। पैसे ज्यादा मिलेंगे। मालिक ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, सर चिंता मत कीजिए, गोदाम में जो माल मौजूद है उसे पहले आपके लिए भेज देता हूँ। दूसरे दिन सामान की व्यवस्था करने के बाद मैं एक 5 सितारा होटल पहुंचा और सीधे राष्ट्रपति स्वीट बुक कर लिया। यहाँ जगह बहुत बड़ी थी, सामान जमा करने के लिए उपयुक्त थी, ऊंची मंजिल होने के कारण सुरक्षा भी अधिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ पूरा जनरेटर सिस्टम मौजूद था जो प्रलय के बाद काम आने वाला था। इस तरह भोजन और अस्थायी निवास की समस्या हल हो गई। प्रलय आने में अब केवल 2 दिन बचे थे। मुझे अपने पिछले जीवन के हिसाब भी चुकता करने थे। पिछले जीवन में मैं 5 साल तक जीवित रह सका था, तो उसका कारण था एक एस स्तरीय स्मृति क्षमता वाली लड़की, सु वानशिन। वो जन्म से ही प्रसिद्ध थी और भविष्य देखने की अद्भुत क्षमता रखती थी। लेकिन पिछले जीवन में चेंग परिवार के भाई बहन ने उसे फांसा कर मरवा दिया था और मैं बदला लेने में असमर्थ था। इस जीवन में मैं पहले उसकी रक्षा करूंगा और फिर चेंग फेंग तथा चेंग सुयान से खून का बदला खून से लूंगा। इसलिए मैं तुरंत न्यू मून पियानो प्रशिक्षण संस्थान पहुंचा। सुना था कि सु वानशिन यहाँ बच्चों को पियानो सिखाती है। दरवाजे के अंदर जाने से पहले ही मैंने देखा कि एक सुंदर मध्यम आयु की महिला चाकू उठाकर सु वानशिन के चेहरे को काटने ही वाली थी। कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जीवन में वानशिन हमेशा काला घूंघट पहनती थी, तो उसका चेहरा आज ही बिगाड़ा गया था। सौभाग्य से इस बार मैं समय पर पहुंच गया था। अभी तक उसे चोट नहीं लगी थी। मैं तुरंत उस महिला के सामने गया और उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जियांग रुयू, तियानलान एंटरप्राइज की अध्यक्ष, सही है ना? मैं इस औरत को पहचानता था। उसका पति एक सूचीबद्ध कंपनी का अध्यक्ष था, लेकिन उम्रदराज था। ये औरत उसे बिस्तर पर ही मार बैठी थी और फिर उसकी कंपनी की उत्तराधिकारी बन गई थी। प्रलय के बाद उसके साथ कई ताकतवर अंगरक्षक रहते थे और वो आम लोगों का भोजन लूटती फिरती थी। हालांकि बाद में सु वानशिन कुछ क्षमताधारियों को साथ लेकर उसे मार डाला था। तब मुझे आश्चर्य हुआ था कि सु वानशिन जैसा स्वभाव रखने वाली लड़की ऐसी बात में क्यों पड़ी। अब समझ आया कि उनके बीच पहले से ही दुश्मनी थी। मेरी बात सुनकर जियांग रुयू की आंखें क्रोध से भर गईं। जब तुम मेरी पहचान जानते हो तब भी ऐसा करने की हिम्मत करते हो? विश्वास करो, मैं अपने अंगरक्षकों से तुम्हें मरवा दूंगी। ये सुनकर मैं भौहें सिकोड़ बैठा। मुझे सबसे अधिक नफरत धमकियों से है। अगर ऐसा है तो मुझे भी कठोर होना पड़ेगा। मैंने मुड़कर उन अंगरक्षकों की ओर देखा और उन पर 2-2 घूंसे जड़ दिए। कुछ ही क्षणों में वे सब जमीन पर गिर पड़े और उनके मुंह से खून बहने लगा। मेरे होठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभरी। मैंने अंगरक्षकों से कहा, मिस जियांग की अच्छी तरह सेवा करो, उन्हें पूरी तरह संतुष्ट कर देना। बेहतर होगा कि वे यहाँ से जाना ही न चाहें। कुछ क्षणों के लिए वे समझ नहीं पाए कि मेरा मतलब क्या है। मैंने आगे कहा, क्या हुआ? मिस जियांग अब भी आकर्षक हैं। तुम लोगों का मन नहीं करता क्या? तभी वे सब मेरी बात समझ गए। न केवल वे मरने से बच गए थे, बल्कि उन्हें ये अवसर भी मिल रहा था। वे मुस्कुराते हुए जियांग रुयू की ओर बढ़ने लगे। जियांग रुयू घबरा गई। तुम सब मेरे द्वारा रखे गए अंगरक्षक हो, मरना चाहते हो क्या? ये सुनकर वे हंस पड़े। मिस जियांग, जिंदा रहने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेहतर होगा कि आप सहयोग करें। जियांग रुयू पीछे हटती गईं और मुझे घृणा तथा निराशा से घूरती रही। इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगी। मैं ठंडे स्वर में हंसा। निश्चिंत रहो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगी। वे सभी अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा करने के बाद उनका क्या अंजाम होगा। इसके बाद मैं सु वानशिन को अपनी बाहों में उठाकर वहां से चला गया। जैसे ही हम सीढ़ियों तक पहुंचे, पीछे से जियांग रुयू की चीखें सुनाई देने लगी। होटल लौटने के बाद मैंने सु वानशिन को बिस्तर पर लिटा दिया। वो अभी भी डरी हुई थी। मैंने जितना संभव हो सके उतनी नरमी से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये देखकर कि सु वानशिन बात करने की इच्छा नहीं रखती
रखती थी। मैं जाने की तैयारी करने लगा, तभी उसने अचानक मुझे रोक लिया। जरा रुकिए, मुझे यहाँ कितने दिन रहना होगा? मैं हल्का सा मुस्कुराया। 3 दिन। इसके बाद मैं होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। मिस रिसेप्शनिस्ट, जो लड़की मैं अभी यहाँ लेकर आया हूँ, उसके लिए हर एक चीज की व्यवस्था रखना। फिर इसके बाद मैं मार्केट में चला गया। मैंने एक चाकू देखा जिसका नाम अस्थि चाकू बताया। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अस्थि चाकू अत्यंत धारदार था। उसी स्तर की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसे ये काट न सके, यहाँ तक कि देवताओं को भी। केवल इस पोफेंग वायु भेदी चाकू को प्राप्त करके ही मेरे लिए पहले अवतरित होने वाले पादरी देवता का सामना करना संभव था। लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो यह कि मुझे उसका सुराग एक साधारण से सड़क किनारे के ठेले पर मिल जाएगा। वह पूरी तरह जंग लगी, एक पुरानी तलवार जैसी दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे भीतर अचानक एक तीव्र लालसा उठी। ये स्पष्ट रूप से 7 महापापों में से लोभ का प्रभाव था। अचानक मुझे अपनी क्षमता कुछ अधिक पसंद आने लगी। मैंने तुरंत पैसे देकर पोफेंग को खरीद लिया। गली से बाहर निकलने के बाद मैंने हल्की लालिमा लिए, चांद की ओर देखा और धीमे स्वर में बुदबुदाया। प्रलय से पहले की आखिरी रात। जब मैं होटल लौटा तो सु वानशिन मेरे इंतजार में बिस्तर पर बैठी थी। वो कुछ उलझी हुई लग रही थी। दोनों हाथ अपनी जांघों पर रखे हुए वो अपनी स्कर्ट का किनारा मरोड़ रही थी। मेरे घर पर एक छोटी बिल्ली है, उसे शायद पूरे दिन से खाना नहीं मिला होगा। क्या आप मुझे घर वापस भेज सकते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें घर भेजना संभव नहीं है, लेकिन मैं उस बिल्ली को यहाँ ले आ सकता हूँ। मुझे पता दे दो। सु वानशिन ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। अगली सुबह मैं दिए गए पते के अनुसार उसके घर पहुंचा। वहाँ एक बर्फ जैसी सफेद बिल्ली खिड़की के पास बैठी थी। मुझे देखकर वो तुरंत सतर्क हो गई। उसके माथे पर हल्के से एक राजा जैसा निशान उभर आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सु वानशिन की पाली हुई बिल्ली वही सफेद बाघ होगी जिसने पिछले जीवन में देवताओं का संहार किया था। मैं मुस्कुराया और उसे धीरे से बिल्ली के पिंजरे में रख दिया, फिर पिंजरा उठाकर बाहर निकल गया। सु वानशिन का काम पूरा करने के बाद मैं तुरंत एक क्लब के बाहर पहुंचा। आसपास कई काली व्यावसायिक गाड़ियां खड़ी थीं। लगता था कि चैंग फैंग पहले ही पहुंच चुका था। उस समय रात के 12 बज चुके थे। मैंने बिल्ली का पिंजरा उठाया और ठंडी निगाहों से क्लब के अंदर चला गया। एक लात मारकर निजी कक्ष का दरवाजा खोल दिया। चैंग फैंग सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। मुझे देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसका हाथ सहज रूप से कमर पर रखी पिस्तौल की ओर बढ़ा। तुम कौन हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सीधे आगे बढ़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारा। चैंग फैंग 3 चक्कर घूमकर रुका। उसका आधा चेहरा लगभग फट चुका था। फोन के दूसरी ओर चैंग सुयान की शेर जैसी दहाड़ सुनाई दी। तू मर गया। अगर मुझे पता चल गया कि तू कौन है तो मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने ठंडी हंसी हंसी। जल्दी मत करो, तुम्हारा भाई तो सिर्फ शुरुआत है। एक दिन मैं तुम्हें भी रक्त भोजन बनने का स्वाद चखाऊंगा। ये कहकर मैंने फोन फेंक दिया और पास रखी सफेद बिल्ली को उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैं गलियारे में पहुंचा, क्लब के अंदर से भयावह चीखें सुनाई देने लगी। दरवाजे पर खड़े अंगरक्षकों की आंखें लाल हो चुकी थीं। वे एक महिला को पागलों की तरह काट रहे थे। स्पष्ट था कि वे ज़ॉम्बी बन चुके थे। मेरी आंखों में चमक आई। मैंने अपनी कमर से पोफेंग निकाली। ठंडी चमक की एक लकीर फूटी। अंगरक्षक का सिर तुरंत धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। मैं गहरी सांस लेकर क्लब से बाहर निकल गया। जैसा मैंने सोचा था, सड़कें पहले ही अराजकता में डूब चुकी थीं। आसमान में अनगिनत चमगादड़ मनुष्यों पर हमला कर रहे थे। लोग एक दूसरे को काट रहे थे। खून जैसी लाल पूर्णिमा और भी अधिक भयावह दिखाई दे रही थी। हवा में रक्त की गंध फैली हुई थी। मैंने एक छलांग लगाकर मेरी ओर झपटती हुई एक संक्रमित शेर बिल्ली को एक ही वार में मार डाला। सफेद बिल्ली कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अनायास ही लार निगली और म्याऊं की आवाज निकाली। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। तो तुम अभी भी बिल्ली की तरह म्याऊं कर सकती हो। मैंने पिंजरा खोल दिया। सफेद बिल्ली की देह आंखों के सामने तेजी से बड़ी होने लगी। पलक झपकते ही वो आधे मीटर से अधिक ऊंची हो गई। उसके माथे का राजा निशान और स्पष्ट हो गया। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने एक ज़ॉम्बी पर झपट्टा मारा। उसके घातक दांतों ने पल भर में शिकार को 2 हिस्सों में बांट दिया। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैं सड़क पर किसी ज़ॉम्बी या विकसित संक्रमित जीव की तलाश करने लगा। प्रलय अभी अभी शुरू हुई थी। सामान्य ज़ॉम्बियों में अभी तक कोई क्रिस्टल कोर नहीं बना था, लेकिन कुछ शक्तिशाली संक्रमित जीव थोड़े समय में ही विकसित हो सकते थे। दूर एक ज़ॉम्बी ने मेरा ध्यान खींचा। उसके दांत बाकी ज़ॉम्बियों की तुलना में कहीं अधिक नुकीले थे। उसके मुंह में अभी भी अधखाया मांस फांसा हुआ था। मुझे देखते ही वो उत्साहित हो गया। 100 मीटर की दूरी को पल भर में पार करता हुआ मेरी ओर दौड़ा। मैंने अपने हाथ में पोफेंग को कसकर पकड़ा। ब्लेड पहले ही रक्त तुषार की परत से ढक चुका था। 7 महापाप, लोभ, 7 महापाप, क्रोध। जैसे ही शक्तियां सक्रिय हुईं, मेरी प्रतिक्रिया, गति और ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई। मेरे शरीर में ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा। मैंने पूरी ताकत से आगे वार किया। पोफेंग सीधे ज़ॉम्बी की गर्दन के आर पार निकल गई। ये दृश्य देखकर सफेद बिल्ली ने फिर से लार निगली। उसकी आंखों में लालसा दिखाई दी। मैं मुस्कुराया। ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने रूमाल से क्रिस्टल कोर पर लगा खून साफ किया, फिर उसे सीधे अपने मुंह में डाल लिया। एक शुद्ध ऊर्जा तुरंत पूरे शरीर में फैल गई। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मेरी शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। तो
क्रिस्टल कोर निगलने का अनुभव ऐसा होता है, वास्तव में नशे जैसा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। चारों ओर लोगों की चीखें गूंज रही थीं। हवा में खून की गंध फैली थी। मेरे होठों पर धीरे धीरे एक अजीब मुस्कान फैल गई। प्रलय, मैं वापस आ गया हूँ। इस प्रथम स्तरीय ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैंने होटल लौटने का निर्णय लिया। वो अब मेरा मुख्य ठिकाना था और सु वानशिन भी वहीं थी। जब मैं होटल पहुंचा तब वहां पूर्ण अराजकता फैल चुकी थी। संक्रमित ज़ॉम्बी पागलों की तरह जीवित लोगों का पीछा कर रहे थे। पूरा दृश्य किसी जैविक आपदा फिल्म जैसा लग रहा था। सौभाग्य से जिस राष्ट्रपति स्वीट में मैं रह रहा था वहां निजी लिफ्ट और विशेष कार्ड प्रवेश व्यवस्था थी, इसलिए कुछ समय तक सु वानशिन सुरक्षित रहेगी। अब अगला काम था इस जगह को पूरी तरह साफ करना। आखिर आने वाले समय में मुझे यहीं रहना था। स्वाभाविक रूप से मैं यहाँ किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं रहने दे सकता था। इसके बाद मैंने सफाया शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद मैं होटल की लॉबी में वापस पहुंचा। इस समय तक होटल के भीतर मौजूद सभी ज़ॉम्बी मारे जा चुके थे। मैं लॉबी के बीचों बीच रखे सोफे पर बैठ गया और अपनी ताकत वापस पाने लगा। फिर ऊंची आवाज में रिसेप्शन की दिशा में पुकारा, बाहर आ जाओ, अब बाहर कोई खतरा नहीं है। रिसेप्शन डेस्क के पीछे से हल्की खड़खड़ाहट सुनाई दी। काफी देर बाद एक वर्दी पहने युवती कांपते हुए बाहर निकली। वो वही होटल रिसेप्शनिस्ट थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि वो इस तबाही में जीवित बच पाएगी। मैंने शांत स्वर में उससे कहा, मेरी एक मदद करो। इस होटल में जितने भी जीवित लोग बचे हैं उन सबको यहाँ इकट्ठा कर दो। ये सुनकर वो लड़की हिचकिचाने लगी। स्पष्ट था कि वह ऊपर की मंजिलों पर अभी भी ज़ॉम्बियों के होने के डर से जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। अगर उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो ये लड़की देर सबेर प्रलय में मर ही जाएगी। काफी देर बाद वह लड़की आखिरकार दांत भींच कर ऊपर चली गई। कुछ समय बाद लॉबी में 10 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए। उनमें अधिकतर अमीर लोग थे जो कभी सोने चांदी से लदे रहते थे, लेकिन अब उनके चेहरों पर अमीरों वाला घमंड नहीं था। उनकी आंखों में केवल भय था। मैंने शांत स्वर में कहा, बाहर की स्थिति तुम सब देख चुके हो। प्रलय में हर व्यक्ति अपनी जान बचाने की चिंता में है। पता नहीं कब कोई ज़ॉम्बी आकर काट डाले। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मैं तुम्हें जीने का एक रास्ता बताता हूँ। अपना सामान उठाओ और इस होटल से निकल जाओ। उन्हें लगा मानो उन्होंने गलत सुना हो। सभी स्तब्ध रह गए। कुछ देर बाद एक गुस्सैल आदमी खुद को रोक नहीं पाया। तुम खुद कह रहे हो कि बाहर बहुत खतरनाक है और फिर भी हमें बाहर जाने को कह रहे हो? क्या यही तुम्हारा जीने का रास्ता है? मैंने बगल में रखी पोफेंग तलवार उठा ली और धमकी भरी नजरों से उनकी ओर देखा। अगर यहीं रुके रहे तो केवल मौत मिलेगी। वे सभी तुरंत मेरी बात समझ गए। एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, तेरी माए की, हमें मरने भेजने और इसमें क्या फर्क है? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पोफेंग की एक चोट ने उसके सीने को भेद दिया। खून पल भर में फर्श पर फैल गया। इस अचानक हुई हिंसा ने सभी जीवित बचे लोगों को स्तब्ध कर दिया। मुझे उनसे बहस करने की कोई इच्छा नहीं थी। हालांकि मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत बैर नहीं था, लेकिन उनका यहाँ रहना भविष्य में खतरा बन सकता था। अगर अभी नहीं गए तो हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। ये सुनकर बाकी लोग भी भयभीत हो गए। उन्होंने मेरे हाथ में तलवार देखी और ये भी याद किया कि पूरे होटल के ज़ॉम्बी मैंने अकेले खत्म किए थे। अब किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं रही। वे जल्दी जल्दी होटल छोड़कर भाग गए। अंत में केवल वही रिसेप्शन पर काम करने वाली लड़की रुक गई। मैंने भौं उठाकर पूछा, तुम क्यों नहीं जा रही? वो घबराकर बोली, क्या मुझे भी जाना होगा? मैंने चेंग फेंग से छीनी हुई पिस्तौल निकालकर उसकी ओर फेंक दी। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। पश्चिम की ओर जाओ, वहाँ एक दल जीवित बचे लोगों को बचा रहा है। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत उसने पिस्तौल लेने के बाद अचानक मेरे सामने अपना कोट उतार दिया। उसका सुंदर शरीर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। वो कांपती हुई विनती करने लगी, मैं आपकी सेवा कर सकती हूँ, कृपया मुझे यहाँ से मत जाने दीजिए। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आकर्षक देह देखकर मेरे मन में अचानक एक इच्छा उठी। यहाँ तक कि एक क्षण के लिए उसे अपनी बाहों में लेने का विचार भी आया, लेकिन जल्द ही मैं होश में आ गया। क्या ये 7 पापों में से वासना का प्रभाव था? चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में, जो कोई भी मेरी भावनाओं को प्रभावित कर सके उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। मैंने ठंडे स्वर में कहा, दूर हटो। लड़की डर से कांप गई। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और शर्मिंदा अवस्था में होटल छोड़कर भाग गई। दरवाजा बंद करने के बाद मैंने आंखें बंद करके आराम करना शुरू किया। अचानक मुझे लगा कि मेरी दृष्टि धुंधली हो रही है। अगले ही क्षण मैं एक काले शून्य में पहुंच गया। मेरे सामने 7 विशाल और गहरे गुफाएं थीं। मैं उनमें से एक के अंदर गया। वहां एक विशाल काले बालों वाला भयंकर प्राणी पड़ा था। उसकी मजबूत भुजाएं थीं, लेकिन पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। वो किसी विशाल वानर जैसा दिखाई दे रहा था। मुझे तुरंत याद आया, क्या ये 7 महापापों की क्षमता में वर्णित उन पापी जीवों में से एक हो सकता है? वज्र क्रोधित वानर। मैंने ध्यान से देखा। उसके शरीर पर सैकड़ों मोटी जंजीरें बंधी हुई थीं। क्या यही देवताओं का दंड था? उसी समय एक तीव्र कमजोरी की भावना ने मुझे घेर लिया। काला स्थान अचानक गायब हो गया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली तो यही था एसएसएस स्तरीय क्षमता, 7 महापापों का वास्तविक रूप। अब मैं प्रारंभिक रूप से 7 शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। अहंकार, एक निश्चित सीमा में धातुओं को नियंत्रित करना। ईर्ष्या की अनुभूति, संवेदन शक्ति को 1000 गुना बढ़ाना। क्रोध की शक्ति, ताकत को 100 गुना बढ़ाना। आलस्य का शून्य गमन, हवा में उड़ना। लोभ की गति और प्रतिक्रिया को सामान्य मनुष्यों से 100 गुना तेज करना। अति भोजन का निगलना, जीवों को निगलकर ऊर्जा तेजी
तेजी से पुनः प्राप्त करना, वासना का कवच, काली रेखाएं उत्पन्न कर रक्षा को मजबूत करना। केवल यही क्षमताएं प्रारंभिक प्रलय में मेरे लिए पर्याप्त थीं। थोड़ा आराम करने के बाद मैं ऊपर राष्ट्रपति स्वीट में लौट आया। इस समय सुवांशिन खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। हालांकि वो बाहर का दृश्य नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी आंखें असाधारण रूप से खाली लग रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। तुम्हारी क्षमता जागृत हो गई? सुवांशिन ने सिर हिलाया। अचानक उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो। मैं कुछ क्षण के लिए चौंका, लेकिन फिर उसका कोमल हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। एक जंगल में एक विशाल पत्थर मानव पुष्प अपने क्षेत्र में भटके हुए मनुष्यों को निगल रहा था। फिर दृश्य गायब हो गया। मुझे वो पत्थर मानव पुष्प याद था। पिछले जीवन में भी ऐसा ही एक राक्षस था। उसके जाल में फांस कर पूरी टीम मारी गई थी। रक्त क्रिस्टलों के कारण वो केवल 1 महीने में तीसरे स्तर का प्राणी बन गया था। मैंने आश्चर्य से सुवांशिन की ओर देखा। पिछले जीवन में उसके पास ऐसी क्षमता नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा, मेरी जागृत क्षमता SS स्तर की भविष्य साझाकरण है। मैं न केवल भविष्य देख सकती हूँ, बल्कि दूसरों के साथ अपना दृष्टिकोण भी साझा कर सकती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मेरे पुनर्जन्म ने उसकी क्षमता का मार्ग बदल दिया था? भविष्य साझाकरण केवल भविष्य देखने से कहीं अधिक भयानक क्षमता थी। पिछले जीवन में मैं सिर्फ एक साधारण जीवित बचा हुआ व्यक्ति था। मेरी जानकारी बहुत सीमित थी, लेकिन अब सुवांशिन की इस शक्ति के माध्यम से मैं पहले से ही अनेक घटनाओं का अनुमान लगा सकता था। ये मेरे लिए अत्यंत लाभदायक था। ये सोचकर मैं इतना उत्साहित हो गया कि लगभग उसे गले लगाने ही वाला था, लेकिन उसके लाल होते चेहरे को देखकर मैंने खुद को रोक लिया। तभी मेरी नजर पैरों के पास बैठी आधे मीटर ऊंची सफेद बिल्ली पर पड़ी। तुम्हारी सफेद बिल्ली मैं ले आया हूँ, बस ये थोड़ी बड़ी हो गई है। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं? सुवांशिन के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान खिल उठी। वो नीचे बैठकर पुकारने लगी, शियाओबाई इधर आओ। मैंने अनायास ही पोफेंग तलवार को कसकर पकड़ लिया, कहीं सफेद बिल्ली किसी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत शियाओबाई खुशी खुशी दौड़कर सुवांशिन के पैरों के पास आ गई और सुवांशिन को, जो अब बड़ी हो चुकी शियाओबाई को छू रही थी, जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। मैं उत्सुक हुए बिना नहीं रह सका। इसके उत्परिवर्तन के बारे में भी तुमने पहले ही देख लिया था? सुवांशिन ने चिंता से पूछा। हाँ, लेकिन क्या शियाओबाई भी उन राक्षसों जैसी बन जाएगी? मैंने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इन सब से अधिक मुझे एक बात पर आश्चर्य हो रहा था। पिछले जीवन में भविष्य देखने की क्षमता रखने वाली सुवांशिन ने आखिर शियाओबाई को देवताओं का वध करने क्यों दिया? तर्क के अनुसार उसे पता होना चाहिए था कि देवताओं को मारने के बाद शियाओबाई का क्या परिणाम होगा। फिर भी उसने उसे ऐसा करने दिया, और अंत का परिणाम स्पष्ट ही था। अंत में शियाओबाई को 3 देवताओं ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। लेकिन इतना सोचने का अब कोई अर्थ नहीं था। आखिरकार मुझे एक और मौका मिला था। इस बार मैं उस त्रासदी को दोहराने नहीं दूंगा। अचानक सुवांशिन का शियाओबाई को सहलाने वाला हाथ रुक गया। क्रिस्टल कोर तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होना चाहिए। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से उत्तर दिया। हाँ, लेकिन अभी अधिकांश ज़ॉम्बियों में क्रिस्टल कोर नहीं बने हैं। थोड़ा और इंतजार करना होगा। सुवांशिन के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। हालांकि उसने मेरे साथ कभी क्रिस्टल कोर से जुड़ी कोई भविष्य की छवि साझा नहीं की थी। फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। प्रलय में हर व्यक्ति के अपने रहस्य होते हैं। 3 दिन बाद बाहर की स्थिति आखिरकार काफी शांत हो गई। मैंने सामने कुछ लोहे के ढांचे देखे और मेरे मन में अचानक एक विचार आया। ठीक समय था 7 महापापों में अहंकार से प्राप्त क्षमता धातु स्वामी को आजमाने का। जैसे ही मैंने दोनों हाथ फैलाए, वे 2 लोहे के ढांचे तुरंत 360 डिग्री मुड़ गए और ऑक्टोपस की भांति 2 ज़ॉम्बियों को कसकर जकड़ लिया। मेरी आंखें चमक उठीं। यह क्षमता वास्तव में बहुत उपयोगी थी। फिर मेरे मन में एक और विचार आया। अगर मैं धातु स्वामी की शक्ति से पोफेंग तलवार को अपनी इच्छा से नियंत्रित करूं और उसकी अद्भुत धार के साथ मिलाऊं, तो क्या मैं लगभग अजेय नहीं हो जाऊंगा? मेरी नजर 2 प्रथम स्तर के ज़ॉम्बियों पर पड़ी। धातु स्वामी। पोफेंग तलवार तुरंत हवा में उठ गई। मेरे नियंत्रण में वो बिजली की तरह निकली और सटीक रूप से दोनों के सिरों को भेद गई। मैं मुस्कुरा उठा। बहुत अच्छा। इस संयोजन का प्रभाव बिल्कुल मेरी कल्पना के अनुसार था। भविष्य में क्रिस्टल कोर प्राप्त करने की मेरी गति दूसरों से कहीं अधिक होगी। 1 घंटे बाद मेरी जेब में पहले से ही 15 क्रिस्टल कोर थे। इस दौरान मेरी मुलाकात कुछ ऐसे जीवित लोगों से भी हुई जिन्होंने अपनी क्षमताएं जागृत कर ली थीं, लेकिन वे अभी अपनी शक्तियों से परिचित नहीं थे और अभी भी ज़ॉम्बियों से छिप रहे थे, जबकि मैं उनसे 1 कदम आगे था। मैं पहले ही ज़ॉम्बियों का शिकार कर रहा था और क्रिस्टल कोर एकत्र कर रहा था। यही पुनर्जन्म का लाभ था। इसके बाद मैं हैंगटा चिड़ियाघर के पास पहुंचा। मेरा लक्ष्य था एक द्वितीय स्तर का काला भालू। पिछले जीवन में देवताओं के प्रकट होने से पहले यहाँ के पशु पक्षी और पौधे विकसित होकर प्रथम स्तर के जीव बन गए थे। उनकी शक्ति मनुष्यों और ज़ॉम्बियों दोनों से कहीं अधिक थी। वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर पहुंच गए थे और सबसे पहले द्वितीय स्तर तक पहुंचने वाला जीव इसी चिड़ियाघर का एक काला भालू था। जब मैं चिड़ियाघर में दाखिल हुआ तो हर ओर खून और मांस बिखरा हुआ था। स्पष्ट था कि पहले के पर्यटक उन राक्षसों का भोजन बन चुके थे। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई जीवित व्यक्ति नहीं बचा था। जैसे ही मैं वापस जाने
वाला था, पीछे से हलचल हुई। मुड़कर देखा तो 1 दर्जन से अधिक उत्परिवर्तित भेड़िए खड़े थे। मेरी आंखें चमक उठी। वे कुल्हाड़ी भेड़िए थे। इन उत्परिवर्तित जीवों के पंजे और दांत जहरीले होते थे और सबसे सुखद आश्चर्य ये था कि उनमें से 6 प्रथम स्तर तक पहुंच चुके थे। मैंने तुरंत पीठ से पोफेंग तलवार निकाली और गोली की गति से भेड़ियों के झुंड में घुस गया। तलवार चमकी और एक प्रथम स्तर का कुल्हाड़ी भेड़िया तुरंत 2 टुकड़ों में बैठ गया। बाकी भेड़िए प्रतिक्रिया करने ही वाले थे कि मैंने तुरंत धातु स्वामी क्षमता सक्रिय की। पास रखी लोहे की चादरें उड़कर आईं और उन्हें जमीन पर कसकर दबा दिया। इसके बाद मैंने दोनों हाथ छोड़ दिए। पोफेंग तलवार एक उड़ती हुई मशीन की तरह घूमती हुई निकली और बाकी 5 प्रथम स्तर के भेड़ियों के सिर काट डाले। सिर्फ एक ही मुकाबले में 6 प्रथम स्तर के कुल्हाड़ी भेड़िए समाप्त हो गए। ऐसी युद्ध क्षमता। प्रलय के शुरुआती दौर के एस स्तरीय क्षमता धारक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मेरे होठों पर मुस्कान उभरी। यही है एसएसएस स्तरीय क्षमता की शक्ति। पिछले जीवन में मैं ज़ॉम्बियों द्वारा शिकार किया जाने वाला दयनीय व्यक्ति था और अब यह अनुभव पूरी तरह अलग था। बाकी भेड़िए डरकर अपनी पूंछ दबाकर भाग गए। मैंने उनका पीछा नहीं किया। वे प्रथम स्तर तक भी नहीं पहुंचे थे। उनके दिमाग में कोई क्रिस्टल कोर नहीं था। उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं था। उन 6 भेड़ियों के क्रिस्टल कोर इकट्ठा करने के बाद मैंने पूरे चिड़ियाघर के आसपास खोजबीन की, लेकिन काले भालू का कोई पता नहीं चला। जब मुझे लगा कि शायद मुझे स्थान गलत याद था, तभी अचानक एक परिचित तरंग महसूस हुई। ये सुवांशिन की भविष्य साझाकरण क्षमता थी। दृश्य में वही काला भालू एक भूमिगत सुपरमार्केट में भोजन इकट्ठा करने आए जीवित लोगों का शिकार कर रहा था। उन्हें मारने के बाद भी वो वहीं बैठा अगली खेप का इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। इसके बाद मैं हवा में उड़ते हुए सीधे सुपरमार्केट की ओर निकल गया। जब मैं पहुंचा तब तक काला भालू अपना भोजन समाप्त कर चुका था। मुझे देखते ही उसकी आंखों में लालच चमक उठा। स्पष्ट था कि उसे महसूस हो गया था कि मैं उसके पिछले शिकारों से कहीं अधिक स्वादिष्ट हूँ। काला भालू दहाड़ते हुए अपने विशाल पंजे से मेरी ओर झपटा। मैंने तुरंत आसपास के लोहे के रैक को नियंत्रित कर ढाल बनाई, लेकिन वे कागज की तरह पल भर में टूट गए। मैंने तुरंत धातु स्वामी की शक्ति से पोफेंग तलवार को वापस अपने हाथ में बुला लिया। सिर्फ तुम्हारे पास ही ताकत नहीं है। ऐसा लगता है कि पोफेंग तलवार को भी जल्दी दूसरे स्तर तक विकसित करना होगा। घायल होने के कारण काला भालू दर्द से गर्जा और फिर से हमला कर बैठा। मैं तेजी से हट गया। 2 ही वारों में मैंने उसकी कमजोरियां समझ ली। उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी, लेकिन गति बहुत धीमी थी। उसे मारना केवल समय की बात थी। हमले विफल होने और घायल होने के बाद उसकी आंखें खून से भर गईं। वो पागलों की तरह अपने पंजे घुमाने लगा। मैं हंस पड़ा। बस असहाय क्रोध। इतना कहकर मैंने अपनी गति की शक्ति सक्रिय की। मेरा शरीर पल भर में गायब हो गया। अगले ही क्षण मैं उसके सिर के ऊपर हवा में तैर रहा था। पोफेंग तलवार को मजबूती से पकड़कर मैंने पूरी ताकत से उसके शरीर में घोंप दिया। काला भालू दर्द से भयंकर गर्जना करने लगा और चारों ओर प्रहार करने लगा। मैंने मौका देखकर छलांग लगाई और एक ही वार में उसके सिर को भेद दिया। विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद उसके शरीर से अंडे के आकार का एक द्वितीय स्तर का क्रिस्टल कोर निकला। मैंने संतोष से मुस्कुराकर कहा, इतनी देर तुम्हारे पीछे लगा रहा, व्यर्थ नहीं गया। इसके बाद मैं मुड़कर बाहर निकल गया, लेकिन जैसे ही भूमिगत सुपरमार्केट से बाहर आया, अचानक दर्जनों बंदूकों की नालें मेरी ओर तान दी गईं। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। सामने खड़े भाड़े के सैनिकों के कप्तान की ओर देखकर कहा, बेहतर होगा कि अपनी बंदूकें नीचे कर लो। कप्तान ने तुरंत अपने लोगों को रोक दिया। वो मुझे आश्चर्य से देखने लगा। तुम इंसान हो? सुपरमार्केट के बाहर चारों ओर ज़ॉम्बी हैं और अंदर एक भयानक उत्परिवर्तित जानवर था। तुम जिंदा बाहर कैसे निकले? मैंने ठंडे स्वर में कहा। इतना आश्चर्य क्यों? वो काला भालू मर चुका है और मैं कैसे बाहर निकला, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैंने एक नजर में समझ लिया कि इस दल का लक्ष्य सुपरमार्केट का सामान था। जब तक वे मेरे काम में दखल नहीं देते, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन कप्तान ने उल्टा मुझे घूरते हुए कहा, बेहतर होगा कि साफ साफ बताओ, वरना हम तुम्हें ज़ॉम्बी समझकर निपटा देंगे। मैं हंस पड़ा। तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। कप्तान की आंखों में हिचकिचाहट की झलक दिखाई दी। स्पष्ट था कि वह समझ चुका था। जो व्यक्ति अकेले भूमिगत सुपरमार्केट से जीवित बाहर निकल सकता है, जो व्यक्ति अकेले जीवित बाहर निकल सकता था, वो निश्चित रूप से साधारण नहीं था। उसी समय एक भाड़े का सैनिक उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया। कप्तान की आंखों में अचानक क्रोध भर गया। तुम वही व्यक्ति हो जिसे मिस चैंग ने वांछित घोषित किया है? तुमने युवा मास्टर चैंग को मार डाला और फिर भी बाहर घूमने की हिम्मत करते हो। लोगों, इसे पकड़ लो। एक बार फिर कई बंदूकें मेरी ओर तान दी गईं। मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। 7 महापाप, अहंकार, धातु स्वामी। जैसे ही क्षमता सक्रिय हुई, सभी बंदूकें भाड़े के सैनिकों के हाथों से छूट गईं और मुड़कर बेकार लोहे के ढेर में बदल गईं। कप्तान का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम सच में एक क्षमता धारक हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रलय आने के बाद भी चैंग सुयान का प्रभाव हाई सिटी से राजधानी तक पहुंच सकता है। वास्तव में वो चेंग परिवार की बड़ी बेटी कहलाने योग्य है। हालांकि मैंने चेंग फेंग को मारते समय अपना चेहरा नहीं दिखाया था, लेकिन चेंग सुयान की क्षमता से मेरे बारे में पता लगाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मैंने शांत स्वर में कहा, आज मेरा मूड अच्छा है। मैं तुम लोगों से उलझना नहीं चाहता। वापस जाकर चेंग सुयान से कहना, अगर उसे अपने भाई का बदला लेना है तो खुद राजधानी आकर मुझे ढूंढे। इतना कहकर मैं मुड़ गया, लेकिन अचानक वो कप्तान जैसे पागल हो गया। उसने कमर से खंजर निकाला और मेरी ओर दौड़ा। चाहे तुम क्षमता धारक हो या नहीं, हत्या की सजा मिलेगी। हमारे साथ चलो। मैं उसके पागल चेहरे को देखकर कुछ क्षण के लिए चुप रह गया। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर तुम मरने पर ही अड़े हो तो मुझे दोष मत देना। मैं शांति से उसके पास से गुजर गया। वो वहीं स्थिर खड़ा रह
रह गया। जब तक मेरी पीठ उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई, बाकी सैनिकों को कुछ गड़बड़ महसूस नहीं हुई। वे जल्दी से उसके पास पहुंचे। तभी उन्हें पता चला उसकी गर्दन पर न जाने कब एक गहरा कट बन चुका था। वो पहले ही मर चुका था। शाम को आखिरी ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैं होटल लौट आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, शियाओबाई क्रिस्टल कोर की गंध सूंघकर खुशी से दौड़ती हुई आ गई। उसकी पूंछ लगातार हिल रही थी। सु वानशिन चुपचाप खिड़की के पास खड़ी थी। आहट सुनकर वो धीरे धीरे मेरी ओर आई। तुम लौट आए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। लगता था कि आज भविष्य साझाकरण की शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने के कारण उसकी क्षमता लगभग समाप्त हो गई थी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, मुंह खोलो। फिर एक प्रथम स्तर का क्रिस्टल कोर उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही क्रिस्टल कोर पिघला, उसके चेहरे पर रक्त का रंग लौट आया और उसकी शक्ति भी कुछ स्थिर हो गई। वो आश्चर्य से बोली, तुमने मुझे क्या खिलाया? मैं मुस्कुराया, क्रिस्टल कोर। इसके बाद मैंने जेब से दिन भर की कमाई निकालकर मेज पर रख दी। आज मैंने 56 प्रथम स्तर के क्रिस्टल कोर और एक द्वितीय स्तर का क्रिस्टल कोर प्राप्त किया है। तुम और शियाओबाई मेरे सबसे महत्वपूर्ण साथी हो। इस द्वितीय स्तर वाले को छोड़कर बाकी हम बराबर बांट लेंगे। लेकिन सु वानशिन ने सिर हिला दिया। मुझे बस कुछ प्रथम स्तर के क्रिस्टल कोर चाहिए ताकि मेरी शक्ति वापस आ जाए। तुम्हारा मजबूत होना अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे हमेशा एक बुरा आभास होता है। इस बार की प्रलय में शायद केवल ज़ॉम्बी और उत्परिवर्तित जानवर ही नहीं होंगे, शायद उससे भी अधिक भयावह चीजें जन्म लेंगी। हालांकि उसने कभी देवताओं को नहीं देखा था, फिर भी उसकी अंतर्दृष्टि इतनी तीव्र थी। दूसरी ओर शियाओबाई अपने हिस्से के क्रिस्टल कोर के साथ खेल रही थी। ये सुनते ही वो रुक गई। कुछ देर संघर्ष करने के बाद उसने कुछ क्रिस्टल कोर वापस मेरी ओर धकेल दिए। ये दृश्य देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि अकेले 3 लोगों के लिए क्रिस्टल कोर जुटाने की मेरी गति वास्तव में धीमी थी। भले ही मैं एसएसएस स्तर का क्षमता धारक था, फिर भी मैं एक साथ हर जगह मौजूद नहीं हो सकता था। मुझे अधिक क्रिस्टल कोर प्राप्त करने का कोई तरीका सोचना होगा। शायद जीवित लोगों की कुछ शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। पिछले जीवन में जिन शक्तिशाली गुटों को मैं जानता था, हुआंगू हॉल और जुएइंग दल, दोनों ही भविष्य के शीर्ष गुट बनने वाले थे। प्रलय के बाद समाज के नियम समाप्त हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने नैतिकता खो दी और हर प्रकार के अत्याचार करने लगे। वे अच्छे रक्तचूषक लक्ष्य थे। एक दिन जैसे ही मैं सोकर उठा, एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। ध्वनि शहर के उत्तर में स्थित पेट्रोकेमिकल कारखाने की दिशा से आ रही थी। वहां का तेल मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। उससे होटल के जनरेटर पूरे वेग से चल सकते थे। मेरा इरादा था कि अपनी शक्ति को दूसरे स्तर तक बढ़ाने के बाद वहां जाऊं, लेकिन किसी ने मुझसे पहले ही कदम उठा लिया था। पिछले जीवन में भी वही तेल एक भाड़े की सेना द्वारा ले जाया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। मैं तुरंत हवा में उड़कर शहर के उत्तर की ओर बढ़ गया। 10 मिनट बाद मैं कारखाने के ऊपर पहुंच गया। इस समय भाड़े के सैनिक ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे। मैंने देखा कि 5 व्यक्ति विशेष रूप से अलग दिखाई दे रहे थे। वे बिना किसी हथियार के ही ज़ॉम्बियों से लड़ रहे थे। मैंने तुरंत पहचान लिया, वे हुआंगू हॉल के लोग थे। लेकिन मैं नीचे नहीं उतरा। मैं एक तेल के टैंक पर बैठकर चुपचाप सब देखता रहा। मेरा इरादा अंतिम लाभ उठाने का था। काफी देर बाद सभी ज़ॉम्बी साफ हो गए और अब लाभ बांटने का समय था। जैसा मैंने सोचा था, दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ गया। हुआंगू हॉल के लोग गरज उठे, हम पहले आए थे, तेल तुम्हें क्यों दें? भाड़े के सैनिक हंस पड़े, तुम लोगों को देखो, अभी कितने लोग मरे हैं, गिनती भी है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और आसमान से उतरकर दोनों पक्षों के बीच खड़ा हो गया। झगड़ा मत करो, मेरे पास एक समझौता है, ये तेल मुझे दे दो, कैसा रहेगा? मेरे अचानक प्रकट होने से दोनों पक्ष चौंक गए। भाड़े के सैनिकों ने पहले गालियां देना शुरू कर दिया। तू कहां से आया है? अपनी औकात जानता भी है? समझदार बन और दफा हो जा। क्या तुम चेंग परिवार के खिलाफ जाना चाहते हो? मैं हंस पड़ा। प्रलय के बाद भी तुम लोग चेंग परिवार की बात कर रहे हो? भाड़े की सेना तो कब की बिखर चुकी है। तभी भीड़ में से एक कप्तान चिल्लाया, तुम लू ये हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तेल के साथ इतना बड़ा इनाम भी मिल जाएगा। तुम वही व्यक्ति हो जो मिस चेंग की वांछित सूची में है। मैं चेतावनी देता हूँ, समझदारी से आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम्हारी मौत भी पूरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर हुआंगू हॉल के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सुना है प्रलय से पहले राजधानी में किसी ने एक भाड़े के सरदार के बेटे को मार डाला था। शायद वही है। सबकी नजरें अचानक सतर्क हो गईं। मैं ठंडी हंसी हंसा, तो तुम लोग भी चेंग सुयान के कुत्ते बनने पर तुले हो? कप्तान ने उपेक्षा से हंसते हुए कहा, तुम अकेले क्या कर लोगे? मेरे पीछे सैकड़ों बंदूकें हैं। मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखा। बेकार लोहे का ढेर। कप्तान का धैर्य टूट गया। गोली चलाओ, लू ये को पकड़ लो, जिंदा या मुर्दा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आदेश के साथ ही अनगिनत गोलियां मेरी ओर बरस पड़ी, लेकिन मैं केवल हल्का सा मुस्कुराया। सैकड़ों गोलियां अचानक हवा में रुक गईं। कप्तान की आंखें फैल गईं। उसे लगा मानो उसकी आंखें धोखा दे रही हों। हुआंगू हॉल के लोग भी स्तब्ध रह गए। उनमें से एक दल नेता ने मुझे चमकती आंखों से देखा। धातु तत्व की इतनी उच्च स्तरीय क्षमता, प्रलय में ऐसी क्षमता, ज़ॉम्बियों या आधुनिक हथियार, दोनों के विरुद्ध इसकी मारक क्षमता अत्यंत भयावह थी। अगले ही क्षण मैंने हल्के से हाथ हिलाया और हवा में रुकी हुई गोलियां मूसलाधार बारिश की तरह भाड़े के सैनिकों की ओर वापस चली गईं। सैकड़ों सैनिक तुरंत गिर पड़े। रक्त नदी की तरह बहने लगा। भाड़े के सैनिकों का कप्तान स्तब्ध रह गया। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि 100 से अधिक सैनिक यूं ही मर गए। उसने लाल आंखों से तलवार निकाली और मेरी ओर दौड़ा। ये कैसे संभव है? मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं ठंडी हंसी हंसा। एक विचार के साथ ही उसके हाथ की तलवार उलट गई और सीधे उसके सीने में घुस गई। पूरी भाड़े की सेना समाप्त हो गई। मेरे सामने खून की नदी बह रही थी, लेकिन मेरे मन में कोई बोझ नहीं था, बल्कि मैं पूरी शांति से
से उनके शरीरों से सामान तलाशने लगा। आश्चर्यजनक रूप से मुझे 46 प्रथम स्तर के क्रिस्टल कोर मिले। उन्हें सुरक्षित रखने के बाद मैंने हुआंगू हॉल के लोगों की ओर देखा। अब मैं कहता हूँ कि ये तेल संसाधन मेरा है। कौन सहमत है और कौन विरोध करता है? हुआंगू हॉल के सभी लोग चुप हो गए। ऐसी परिस्थिति में कौन मेरे सामने बोलने की हिम्मत करता? उन्हें चुप देखकर मैंने ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय मैं सोचने लगा कि इतने सारे तेल को कैसे ले जाऊं। तभी हुआंगू हॉल की टीम का कप्तान एक कदम आगे बढ़ा। नमस्ते, मेरा नाम सोंग तोंग है। क्या आप एक सौदा करने में रुचि रखते हैं? मैंने उसकी ओर देखा। किस तरह का सौदा? सोंग तोंग ने गंभीरता से कहा, अगर हम आपके लिए ये तेल पहुंचा दें तो क्या आप हमें उन लाल पत्थरों का उपयोग बता सकते हैं? मैंने तुरंत सहमति दे दी। वैसे भी कुछ दिनों बाद क्रिस्टल कोर का रहस्य सबको पता चल ही जाता। इन लोगों को बता देने में कोई हानि नहीं थी और इसके पीछे मेरी कुछ अपनी योजनाएं भी थी। इसके बाद सोंग तोंग ने अपने एक साथी को सामने लाकर परिचय कराया। ये मेरा भाई शियाओ झाओ है। उसकी क्षमता है अंतरिक्ष संपीड़न। वो इन तेल टैंकों को पिंग पोंग गेंद जितना छोटा बना सकता है। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत सहमति दे दी। बहुत बढ़िया। इसके बाद शियाओ झाओ ने तेल के टैंकों को छोटे छोटे काले गोले में बदल दिया। बॉस, बस इन काले गोलों को तोड़ दीजिए और तेल वापस अपने मूल रूप में आ जाएगा। मैंने एक क्रिस्टल कोर सोंग तोंग की ओर फेंक दिया। अब मैं तुम्हें लाल पत्थरों का रहस्य बता सकता हूँ, इसे खा लो। सोंग तोंग हैरान रह गया। ये चीज हीरे से भी अधिक कठोर है। अगर इसे निगल लिया तो 5 दिन तक मर जाऊंगा। लेकिन मेरी गंभीर आंखें देखकर उसने आखिरकार क्रिस्टल कोर निगल लिया। कुछ ही सेकंड बाद उसके चेहरे पर अविश्वास और आश्चर्य उभर आया। मैंने शांत स्वर में कहा, सौदा पूरा हुआ। अब तुम क्रिस्टल कोर का उपयोग जान चुके हो। अगर भविष्य में तेल चाहिए तो क्रिस्टल कोर के बदले मुझसे ले सकते हो। 1 लीटर तेल के बदले एक क्रिस्टल कोर। लेकिन उस समय सोंग तोंग अभी भी शक्ति प्राप्त करने की खुशी में डूबा हुआ था। उसे मेरी बात सुनाई ही नहीं दी। मैंने भी परवाह नहीं की और तेल कारखाने से वापस लौट गया। होटल पहुंचने के बाद मेरा मन बेहद प्रसन्न था। अब मेरे पास 1 लाख टन तेल था। भविष्य में किसी भी शक्ति को यदि तेल चाहिए होगा तो उसे मेरे पास आना पड़ेगा। इस प्रकार क्रिस्टल कोर की चिंता लगभग समाप्त हो गई थी। उसी समय एक कोमल आवाज मेरे कानों में गूंजी, आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा कि सु वानशिन कमरे से बाहर आई थी। मैं मुस्कुराकर बोला, आज मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन मिला है। अब भविष्य में क्रिस्टल कोर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे आगे भी अक्सर बाहर जाना होगा। इसलिए अगर कोई क्रिस्टल कोर के बदले तेल लेने आए तो तुम्हें और शियाओ बाई को संभालना होगा। ये सुनकर सु वानशिन ने चिंता से कहा, तुम बहुत मेहनत करते हो। क्यों ना अब तुम बगल वाले कमरे में सोना छोड़ दो। पहले मैं इस डर से बगल वाले कमरे में रहता था कि कहीं उसे असहज न लगे। ये सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। मैंने उसकी ओर देखा। हालांकि वो देख नहीं सकती थी, फिर भी वो मेरी सीधी निगाहों को महसूस कर सकती थी। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मेरा मतलब कुछ और नहीं था, बस ये कमरा अब बहुत भरा हुआ लगता है। हम खाने पीने का सामान दूसरे कमरे में रख सकते हैं। मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। तो सच में सिर्फ कमरा ही बहुत तंग हो गया है? मेरे चिढ़ाने वाले स्वर को सुनकर सु वानशिन शर्म से दूसरी ओर चली गई। लेकिन 2 कदम चलते ही वो अचानक रुक गई। क्या हुआ? उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरा हाथ पकड़ लिया। अगले ही क्षण साझा भविष्य की छवि मेरे मन में उभर आई। आकाश में रक्तिम चंद्रमा लटका हुआ था। बिजलियां चमक रही थीं। खून जैसी वर्षा लगातार बरस रही थी। बारिश के बाद भोजन सड़ने लगा। मनुष्य भोजन के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। यहाँ तक कि नरभक्षण जैसी भयावह घटनाएं भी होने लगी। ये दृश्य देखकर मेरा दिल धड़क उठा। पहली प्राकृतिक आपदा, महान अकाल आ गया है। प्रलय के बाद कुछ समय के अंतराल पर नई आपदाएं आती थीं और हर बार किसी भयंकर संकट के साथ। पिछले जीवन में इस रक्त वर्षा के साथ महान अकाल आया था। जो भी व्यक्ति इस वर्षा में भीगता था उसे असामान्य भूख महसूस होती थी। लोग पागलों की तरह भोजन खाने लगते थे जब तक कि सारी खाद्य सामग्री समाप्त न हो जाए। इस प्रभाव के कारण पूरी दुनिया में भोजन की भारी कमी हो गई। जब तक विभिन्न जीवित बचे समूह स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महान अकाल लंबे समय तक चलता रहा। बाद में वैज्ञानिकों ने क्रिस्टल कोर की ऊर्जा को पतला करके ऊर्जा घोल विकसित किया। तब जाकर भोजन संकट कुछ कम हुआ। मुझे याद था पहली रक्त वर्षा 1 सप्ताह बाद आने वाली थी। लगता है कि मुझे जल्दी ही भविष्य की योजना बनानी होगी। मैंने अपने विचार समेटे और तभी महसूस किया कि मेरी बाहों में एक मुलायम शरीर था। अभी अभी भविष्य साझा करने के कारण सु वानशिन की शक्ति बहुत अधिक खर्च हो गई थी। वो मेरी बाहों में ही सो गई थी। मैं उसे उठाकर कमरे में ले गया और फिर वापस बैठक में आ गया। अब समय था क्रिस्टल कोर को अवशोषित कर द्वितीय स्तर की क्षमता प्राप्त करने का। प्रलय के बाद किसी भी जीव को विकसित होने के लिए ज़ॉम्बियों या अन्य जीवों के शरीर के भीतर मौजूद क्रिस्टल कोर निगलने पड़ते थे। प्रथम स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने के लिए सैकड़ों प्रथम स्तर के क्रिस्टल कोर चाहिए होते थे। मुझे उम्मीद थी कि दूसरे स्तर का 7 महापाप मुझे कुछ नए आश्चर्य देगा। इसके बाद मैंने क्रिस्टल कोर निगलना शुरू किया। दर्जनों प्रथम स्तर के क्रिस्टल कोर के बाद आखिरकार मेरी क्षमता में हलचल हुई। 3 घंटे बाद मैंने आंखें खोली। आश्चर्यजनक रूप से 7 महापापों की प्रत्येक भावना के साथ नई विशेषताएं उत्पन्न हो चुकी थीं। अहंकार, धातु स्वामी, अब इसमें एक नई विशेषता जुड़ गई थी। भले ही आसपास धातु न हो, मैं स्वयं धात्विक पदार्थ उत्पन्न कर सकता था। ईर्ष्या, संवेदन, इसकी सीमा 10 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई। क्रोध, शक्ति वृद्धि, पहले 100 गुना शक्ति मिलती थी, अब ये 1000 गुना तक पहुंच चुकी थी। आलस्य, शून्यगमन, इसमें एक नई क्षमता जुड़ गई थी। एक नई क्षमता जुड़ गई जिसका नाम था अग्नि स्वामी। ये अग्नि तत्वों को नियंत्रित कर सकती थी और स्वयं अग्नि भी उत्पन्न कर सकती थी। 7 महापाप।
लोभ। इसके अंतर्गत एक नई क्षमता खुली जिसका नाम था लोभ का आयाम। ये लोभ का आयाम असीमित था और इसके साथ स्थान संपीड़न की विशेषता भी जुड़ी हुई थी। 7 महापाप। वासना। रक्षा क्षमता विकसित होकर ऐसी बन गई कि वो पूरे शरीर को ढकने वाला काले ड्रैगन का आध्यात्मिक कवच धारण कर सकती थी। इस बार की उन्नति ने मेरी शक्ति को अत्यधिक बढ़ा दिया, यहाँ तक कि अब मैं प्रलय की दुनिया में बिना किसी भय के स्वतंत्र रूप से चल सकता था।